हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारा है पार्ट नंबर 11 वीडियो। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के साइंस के चैप्टर वाइज जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आए हैं वो। और ये है हमारा जो 20/9/2018 का सेकंड शिफ्ट का। अभी तक आपने 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर इधर आपको आई बटन दिख जाएगा, इधर उसमें जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अगर उस वीडियो को देख लोगे, मतलब वो 16 वीडियो है, अगर आप 16 वीडियो को पूरी तरह देख लोगे और अपने नोटबुक में नोट कर लोगे तो मेरा वादा है आपके 80 से 90% फिजिक्स के जो सारे न्यूमेरिकल है ना वो हो जाएंगे। मैंने टॉपिक वाइज उनको सबको कवर करा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आप मेरे को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, ये मेरी फेसबुक आईडी है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि यह कौन सी ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो घर्षण बल होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है, वो ऊर्जा में कमी नहीं करता है, मतलब ऊर्जा को नष्ट नहीं करता है, बल्कि वह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो आपसे पूछा है कि जो घर्षण है उससे जो ऊर्जा नष्ट होती है वो कौन से रूप में बदल जाती है, तो ये बदले तापीय ऊर्जा के रूप में। अब इसको देखिए, आप ऐसे याद कर लो। मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो जब आप ब्रेक लगाते हो ना, तो ब्रेक लगाने के बाद आप उसके टायर के हाथ लगा देते ना, जहाँ पर ब्रेक लगाई जाती है ना रिम के अंदर, वहाँ गर्म हो जाती है, यानी कि ताप बढ़ जाता है। आप ऐसी कोई भी चीज़ लगा के देख लो, जहाँ पर हम उसकी गति का विरोध करेंगे तो वहाँ पर गर्म हो जाती है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो इसके दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है। जब भी कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है ना दोस्तों, ध्यान रखना, ऊपर की ओर जाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होती है, लगातार घटती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, 0 हो जाती है, जबकि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अकेले नहीं लगता है, यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो प्रकृति में अकेला नहीं लगता, उसके साथ साथ कुछ न कुछ लगता है। तो देखिए, आपके वेग है ना, वेग अकेला लग सकता है, प्रेशर है वो अकेला लगता है, गति है, स्पीड भी अकेला लग सकती है। लेकिन जो बल होता है ना, बल अकेला नहीं लगता, बल के साथ कई चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बल अकेले किसी वस्तु पर नहीं लग सकता, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शाकाहारियों को किस चीज़ को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जैसे हम मैं मानव की बात करूं, हमारे शरीर में 2 प्रकार की आंतें होती है, एक जो होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। अब आप नाम से सोच रहे होंगे सर जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है और बड़ी आंत होती है बड़ी आंत होती है, ऐसा नहीं होता है। हालांकि आपको मैं चित्र दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों, ये है हमारा पाचन तंत्र। अब इसमें देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ी बड़ी है ना, ये मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये दो दिख रहा है ना, ये इसको तो बोलते हैं बड़ी आंत। और आपको छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं छोटी आंत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आंत होती है ना, उसकी लंबाई जो मतलब चौड़ाई जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। लेकिन छोटी आंत होती है ना, की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिए कितनी लंबी है छोटी आंत, नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन देखिए ये देखिए कितनी लंबी इसकी लेंथ है। मतलब आपकी छोटी आंत होती है ना, नाम तो छोटा है लेकिन उसकी लंबाई होती है वो बड़ी होती है। तो आपसे पूछा है जो आपके सजीव होते हैं, है ना, तो सजीव होते हैं ना, अरे किधर गया क्वेश्चन, हाँ, जो शाकाहारी होते हैं ना, सजीव नहीं शाकाहारी होते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर मांस नहीं खाते हैं, मतलब केवल शाक की चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। तो उनमें आपकी छोटी आंत होती है, बड़ी क्यों होती है, तो हमारे शरीर में जो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज हम खाते हैं, उसके पाचन के लिए हमारी जो छोटी आंत होती है ना उसकी लेंथ बड़ी होती है, ध्यान रखना है। केवल सेल्यूलोज को पचाने के लिए, उसके पाचन के लिए हमारी जो आंत होती है छोटी आंत, उसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। देखिए, कोई की भी आवृत्ति हो, ध्वनि की तरंग की हो या किसी भी आवृत्ति को, जब भी आवृत्ति का नाम आए ध्यान रखना इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज। और प्रति सेकंड भी होता है इसका मात्रक, प्रति सेकंड या हर्ट्ज। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है। आपने देखा कि आप किसी के कान को मोड़ सकते हैं, नाक को भी मोड़ सकते हैं। तो ऐसे जो भी भाग हमारे शरीर के हैं ना, उनमें आपको ध्यान रखना है उपास्थि पाई जाती है, यानी कार्टिएज पाया जाता है। और उस कार्टिएज की वजह से हम उनको मोड़ पाते हैं, ठीक है। हम नाक को मोड़ सकते हैं पकड़ के किसी की, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मोड़ सकते हैं, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मोड़ सकते हैं। और जो कान है उसको मोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं किसकी वजह से, उपास्थि की वजह से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। दोस्तों इसके लिए आपको ना एक मैंने चैप्टर कर रखा है क्लास 10th का 9th प्रकाश वाला चैप्टर, उसको कंप्लीट देख लाया है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन है ना
वो आपको याद नहीं हो पाएंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, इसकी जो ट्रिक है वो यहाँ पर है इनफाइनाइट सी एफ और इनफाइनाइट सी एफ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये जो ट्रिक है ना वो ये है, देखिए इनफाइनाइट सी एफ, इनफाइनाइट सी एफ, यानी कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है ना तो अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, वक्रता केंद्र सी पर होती है तो बनता है सी पर, फोकस पर होती है तो बनता है अनंत पर। क्वेश्चन ने पूछा है कि वक्रता केंद्र सी पर जब वस्तु को रखा जाता है, देखिए क्वेश्चन ने पूछा है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो दोस्तों जब वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है ना तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, सी पर। वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं वक्रता केंद्र सी है, लेकिन दोस्तों इसका और डिटेल आपको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 10th 9 चैप्टर डाल रखा है वहाँ जाके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 19 होती है। यदि इसका द्रव्यमान संख्या 39 है तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करा रहा हूं तो वहां आप देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ कल ही परसों के वीडियो में कराया था। अब देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या होती है ना, द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि 39 आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी है। प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन क्या होती है, परमाणु संख्या को प्रोटॉन बोलते हैं, यानी कि ये होती है 19। अब न्यूट्रॉन बच गए तो न्यूट्रॉन आपसे पूछा है। अब देखिए आप न्यूट्रॉन याद करना चाहते हैं तो 19 को 39 में से घटा दो, कितना आंसर आ जाएगा, 20। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सीधा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी मैंने कल के वीडियो कराया था जब मैंने यहाँ पर आपको मॉडर्न पीरियड टेबल याद करने की ट्रिक बताई है। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। मॉडर्न पीरियड टेबल से 5 क्वेश्चन आने निश्चित हैं ग्रुप डी में। ठीक है, तो देखिए कौन से तत्व चौथे वर्ग और दूसरे चौथे आवर्त और दूसरे वर्ग का है। यानी देखिए जब मैंने कल आवर्त सारणी कराई थी तो आपको बताया था ये पहला वर्ग होता है, एली ना की रब से फरियाद है ना, इस प्रकार से। दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ से होता है बेटा मांगे कार। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है चौथा तो वर्ग चौथा तो आवर्त होना चाहिए, तो ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है। और वर्ग कौन सा है, दूसरा। तो एक ऊपर से 1 2, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। वैसे आप कल का वीडियो देख लेंगे तो आप क्या करेंगे और अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी वस्तु द्वारा निम्न स्थिति में से कौन सा पदार्थ लेने पर एसिडिटी ठीक हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, एसिडिटी होती है ना वो क्या होती है, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में आपको पता है अमाशय होता है, उसके अंदर जठर रस पाया जाता है, और जो जठर रस होता है ना वो मेनली होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो उस वजह से क्या होती है, हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जब भी कोई अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना तो आपको ध्यान रखना है, अम्ल को हमेशा नष्ट करेगा कौन, क्षार। तो आपको ध्यान रखना निम्न में से क्षार कौन सा है। अब देखिए अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं सारे के सारे अम्ल होते हैं। तो देखिए ये खट्टा पदार्थ है, ये खट्टा है, ये खट्टा है। बेकिंग सोडा एक रूप से क्षार होता है, तो आपको ध्यान रखना है बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर होगा अम्लता को दूर करने में। वैसे मैं आपको तो इनो जो होती है ना उसमें भी आपके एक तो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होते हैं, और ये दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, मतलब जब भी आप किसी भी एसिडिटी को दूर करते हैं तब। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होता है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं ना उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये पूछ रहा है कि लगातार 2 कोइशिव तत्व आपको 2 यौगिक कोइशिव ले लेना है। जैसे मैं ले लेता हूँ मेथेन, ये है मेथेन CH4, और दूसरा मैं ले लेता हूँ C2H6 जिसको बोलते हैं एथेन। ये तो है क्या, मेथेन, मैं लिख देता हूँ मेथेन, और ये है दोस्तों एथेन। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो आप अच्छी तरह देखोगे ना, मैं एक को लिखता हूँ C3H और 8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो आप दोनों में अंतर देखोगे ना तो दोस्तों देखिए इसको देखो तो एक तो कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसमें देखिए एक कार्बन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। मतलब देखिए हमेशा एक जो कोई भी हाइड्रोकार्बन का परिवार होता है ना उसमें CH2 की वृद्धि होती है, ध्यान रखना है। CH2 और CH2 को बोलते हैं क्या, मैथिलीन। तो ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसको पानी में घोलने पर वह जिप्सम में बदल जाता है। अब देखिए जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। ये तो सिर्फ आपका सूत्र है जिप्सम का। अब जिप्सम बनाने के लिए दोस्तों एक विधि है जिसको बोलते हैं आपका जो POP होता है ना, POP को जब जल में मिलाते हैं तो वो जिप्सम में बदल जाता है। तो देख कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर नहीं होगा, कैल्शियम फास्फेट हेमी ये भी इसका आंसर नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है ना कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट, यही होता है POP। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। हेमी हाइड्रेट का मतलब होता है आधा जल का अणु। अब जब ये अभिक्रिया करता है ना 1/2H2O से, ठीक है, जब ये 1/2H2O से, मैं आपको और अच्छे से बता दूं, देखिए CaSO4 ये होता है .H2 1/2H2 इसका सूत्र होता है। ठीक है, और जब ये अभिक्रिया करता है 1/1 सही 1/2H2O से,
ठीक है। तो देखिए ये 1/2 कितना हो गया, यहाँ पर दोनों 2 हो गए, 1.5 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जो बनता है ना वो बनता है CaSO4.2H2O, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनता है। और दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको वोकेबुलरी आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दोस्त का चैनल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वो आपको ट्रिकी वे में जो आपकी वोकेबुलरी है उसके बारे में बताया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एल्कोहल व मेथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितने इकाई का अंतर होता है। अभी मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था ना, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके 2 क्रमांक का सदस्य होते हैं, उनके बीच अंतर क्या होता है CH2 का, अभी देखा था ना। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखिए CH2 का अंतर होता है, तो CH2 देखिए कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु भार जो होता है ना वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 कर देंगे ऐड, तो कितना आ गया आंसर 14। एक तरीका तो ऐसे याद करेंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि एल्कोहल होता है ना उसका सूत्र होता है C2H5OH, ये होता है एल्कोहल का सूत्र, है ना, शराब जो होती है। और मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है ना वो होता है दोस्तों CH3OH। आपसे पूछा है कि दोनों में इनके आणविक द्रव्यमान में कितने का अंतर है, तो आप पहले का निकालिए फिर दूसरे का निकालिए। अब देखिए मैं आपको पहले का निकाल के दिखाता हूँ। पहले जैसे आपको निकालना है C2H5OH। अब देखिए कार्बन का होता है, आपको ध्यान रखना 16, 2 कार्बन है कितने हो गए 32, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 5, एक हाइड्रोजन का होता है कितना 1, तो 5 हाइड्रोजन कितने हो गए 5, ठीक है। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन का होता है 16, लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना हो गया 1, तो ऐड करेंगे इनको, देखिए 32 प्लस 5 37, और 37 से 38, और 38 और 16 आप जिसको ऐड करेंगे 38 और 16, ठीक है, तो 4 और ये हो गया कितना 5, यानी कि 54 तो आ गया देखिए किसका एल्कोहल का। और एथिल एल्कोहल आएगा इसका देखिए CH3OH, ठीक है। तो देखिए C यानी कि C का होता है कितना, अभी देखा था हमने 12, हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन है 1, 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, आप इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30, और उसका निकाला था 54, और इसका कितना आ गया यहाँ पर 40, तो अंतर कितना आ गया 14 का, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं है, तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपसे पूछा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, मतलब एक कुछ मान लीजिए पत्थर मान लीजिए कुछ भी है, वो प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो 0 सेकंड से 20 सेकंड के अंतराल में उसकी औसत ऊर्जा कितनी है, गतिज नहीं औसत ऊर्जा कितनी है। देखिए क्या दे रखा है, सबको नोट कर लीजिए। आपको दे रखा है 10 किलोग्राम, यानी कि m बराबर दे रखा है 10 किलोग्राम, साइड में नोट कर लेता हूँ। दूसरा प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रारंभिक अवस्था की बात करें u बराबर ले लेना 0, 20 सेकंड में टाइम बराबर दे रखा है 20 सेकंड, और 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, मतलब अंतिम वेग आपको दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है और बात कर रहे हैं यहाँ पर ऊर्जा की। तो दोस्तों ऊर्जा होती है ना 2 ही प्रकार की होती है, आपको पता ज्यादातर, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगर हाइट दे रखी है ना होती ना तो हम लगा देते हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा mgh, लेकिन गति दे रखी है तो गति हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए गति का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। तो ऐसी गतिज ऊर्जा निकालते हैं पहले, तो कितनी है 1/2, m का मान कितना है 10 किलो, ठीक है, और v कितना आ रहा है ये देखो 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए 2 को इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा इससे, तो कितना आ जाएगा आंसर 20 इसकी गतिज ऊर्जा आ गई, लेकिन आपसे ऊर्जा नहीं पूछी, इसने पूछा इसकी औसत गतिज ऊर्जा। औसत जब भी निकालते हैं दोस्तों तो जो टाइम दिया होता है उसका भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा कितनी आई 20 और समय कितना है 20 सेकंड, तो इसको दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1 वाट, ठीक है। वैसे वाट आंसर नहीं होना चाहिए, ऊर्जा का जूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समरूप अंग किसे कहते हैं। देखिए समरूप अंग ऐसे होते हैं जो कि अंग एक दिखने में एक जैसे होते हैं। चलिए मैं आपको और डिटेल से बता देता हूँ। दोस्तों जो अंग होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला होते हैं समजात, मतलब कि जो जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है वो कहलाते हैं समजात अंग। जैसे कि पक्षी के पंख आप देखेंगे और घोड़े के आगे के पैर देखेंगे वो दिखने में समान होते हैं, जैसे ऐसे देखिए ऐसे होते हैं, ठीक है। मेंढक के और छिपकली के हाथ देखेंगे तो समान दिखते हैं। इसी प्रकार से पक्षी और मानव के हाथ को आप देखेंगे तो लगभग सेम सा दिखाई देता है। तो ये होते हैं समजात अंग। एक होते हैं समरूप अंग। अब समरूप अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जो समान कार्य करते हैं और दिखने में भी समान होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या होती है अलग अलग होती है। जैसे देखिए कीट के पंख हैं, ठीक है, वो भी उड़ने के काम आते हैं, और पक्षी के पंख हैं वो भी उड़ने के काम आते हैं, मतलब काम इसका क्या है समान होता है।
जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ के पंख भी उड़ने के काम आते हैं और पक्षी के पंख भी उड़ने के काम आते हैं। लेकिन और इनकी संरचना में क्या होती है, थोड़ी सेम मतलब काम सेम होते हैं, दिखने में भी समान होते हैं, लेकिन ये अलग अलग जीवों के होते हैं और इनकी उत्पत्ति भी अलग अलग होती है और संरचना अलग अलग होती है। मतलब देखिए संरचना तो डिफरेंट होगी लेकिन कार्य क्या होता है, समान होगा। ठीक है, और जो आपके समजात होंगे वो दिखने में समान है, ठीक है, दिखने में समान होंगे लेकिन इनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये होते हैं आपके समजात और समरूप अंग। तो यहाँ पर जो आपका उदाहरण है, ठीक है, इसमें से यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जो समरूप अंग है ना, उसका उदाहरण है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, दिखने में आपके समान होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। मतलब सभी पदार्थ होते हैं उनमें गुण पाया जाता है और वो क्या करता है, उसकी गति का विरोध करता है। मतलब अगर चल रही है तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ाने देगा और अगर स्थिर है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देगा। तो ये होता है जड़त्व और ये आपके न्यूटन का पहला नियम भी कहलाता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की शक्ति से जोड़ने पर प्राप्त विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिए क्या दे रखा है आपको, वोल्टेज दे रखा है, मतलब V का मान दे रखा है, विभवांतर का 220 लिख लिया, 1100 वाट। वाट जब भी आए बात होती है शक्ति की, पावर की, जो कितनी है 1100, और बात कर रहा है कि I का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों हमने बताया था P बराबर होता है VI। ठीक है, P बराबर होता है VI, ये सूत्र होता है। अब I का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, P/V। ठीक है, P कितना है 1100 में भाग लगाओगे 220 का, कितना आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये भी बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। मतलब आप विद्युत जो खर्च करते हैं ना उसको किस में मापते हैं, तो आपको पता है कोई यूनिट, या इसको बोलते हैं किलोवाट घंटे। हमारे जो मीटर आता है ना बिजली का जो भी है ना, तो उसमें जो हमारे यूनिट निकलते हैं, यानी विद्युत खर्च निकलता है, वो किलोवाट घंटे में निकलते हैं, तो ये होती है किलोवाट घंटे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। देखिए दोस्तों कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है, चलिए मैं आपको और डिटेल से बता देता हूँ कायिक प्रवर्धन। दोस्तों कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है किसी भी पेड़ होता है उसकी टहनी, मान लीजिए आपने यहाँ से काट ली और टहनी को काट के उसको तिरछा काट के और अगर जमीन में लगा दोगे और अगर वो पेड़ बन जाएगा एक नया, तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। आपने यहाँ पर गुलाब को अच्छी तरह देखा होगा, गुलाब का जो पेड़ होता है ना उसको कोई बीज नहीं होते हैं, तो आपने देखा होगा गुलाब की टहनी को ऐसे बीच में से काट देते हैं। आप उसकी टहनी कितनी काटो, बहुत सारी टहनी काटोगे तो प्रत्येक टहनी एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि निम्न में से कौन से में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। मतलब देखिए केला होता है, केले में बीज नहीं होता, आपको पता है, केले में भी ऐसा ही लग जाता है। गुलाब है, गुलाब तो इसका एग्जांपल है ही। नारंगी है, नारंगी में भी कायिक प्रवर्धन हो जाता है। ठीक है, लेकिन पपीता है तो पपीता में बीज होते हैं और पपीता से आपको पता है पपीता तो इसमें आपके अलैंगिक जनन इसमें होता है। ठीक है, पपीता में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए भार और द्रव्यमान के बारे में आपको पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूं। देखिए भार दे रखा है W बराबर होता है, देखिए mg, इसका मान आपको दे रखा है W बराबर mg। W का मान दे रखा है 450, यानी कि होता है भार दे रखा है। m आपसे पूछा है और g आपको पता है क्या होता है, हमेशा 9.8 या फिर 10 ले लेना है। अब देखिए उत्तर आपको मैच करने हैं कि इनमें से उत्तर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 10 लेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 450 न्यूटन दे रखा है, W बराबर mg। अब देखिए W का मान 450 दे रखा है, m आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और g आपको 10 ले लेना है। ठीक है, 10 लोगे, इसको 10 का भाग लगाओगे तो 45। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 45 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन आपको अगर प्रश्न में g का मान दिया हुआ हो ना तो वही आपको रखना है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा जाइलम का एक प्रकार नहीं है। मतलब जाइलम होता है ना, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब उसमें आपको दिखाते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए ये है आपके जाइलम। जाइलम में देखिए 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम मृदुलक। ठीक है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में है ना ट्रांसलेशन हिंदी मतलब यार अलग ही कर रखा है, तो इसमें से जो उदाहरण है ना वो है सीव ट्यूब। मतलब सीव ट्यूब नहीं पाई जाती है। देखिए नलिकाएँ होती हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, ट्रैकोइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर सीव ट्यूब इसमें नहीं होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको दे रखा है कि 2 O ऐसे लिख रखा है, 2 ऑक्सीजन लिख रखा है, तो इसमें 2 है ना वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, जैसे कि मैंने अभिक्रिया करवा दी, यहाँ पर देखिए Mg+O2 और यहाँ मैंने अभिक्रिया करवा दी MgO। ठीक है,
और यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा कि ऐसे 2 लिखे रहते हैं ना, कहीं भी ऐसे 2 लिखे रहते हैं, 4 लिखे रहते हैं, जो आगे लिखे रहते हैं, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी रासायनिक सूत्र लिखा रहता है या रासायनिक समीकरण लिखा रहता है, तो उसमें जो भी नंबर लिखे रहते हैं ना, हमेशा परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एटॉम की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका गलनांक व क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। गलनांक होता है किसी भी ठोस का गैस अवस्था में किसी भी ठोस का द्रव अवस्था में बदलना, मतलब वह टेम्परेचर जिसको प्राप्त करके कोई भी ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन से तत्व है जिनका क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा कार्बन है ना, कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। तो हीरे के बारे में आपने देखा होगा, हीरा बहुत कठोर होता है, इसका गलनांक क्वथनांक भी बहुत उच्च होता है। मतलब हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ना वो दोस्तों का कार्बन, ठीक है। लिथियम तो बहुत इजी होता है, लिथियम को तो आसानी से चाकू से काट सकते हैं, लिथियम इसका आंसर होगा। फास्फोरस भी नहीं होगा, आर्गन भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन। देखिए अब दोस्तों होता क्या है कि शिफ्ट में ना 25 तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी शिफ्ट में कम ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे सिलेबस में स्पष्ट लिख रखा है कि 1-2 क्वेश्चन है ना वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डोबे राइनर ने कितने त्रिक बनाए थे। डोबे राइनर के बारे में हम स्पेशली वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री हमने शुरू कर दी है। डोबे राइनर ने क्या किया था, तत्वों को परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया था, और उन्होंने 3-3 तत्वों को लेकर क्या किए थे, जोड़े बनाए थे, ठीक है। और 3 ही तत्वों को जोड़े लेकर बनाए थे। तो उन्हें ये निष्कर्ष पाया था कि जो पहले तत्व था, ठीक है, और तीसरा तत्व था, उसका जो परमाणु भार था ना वो 20 वाले के लगभग बराबर आता था औसत के। जैसे मैं ये उसका त्रिक का एग्जाम्पल है वो मैं लेता हूँ, लिथियम, सोडियम और आपके पोटेशियम। तो 39 इसका है, 7 इसका है। तो 39 और 7 कितने हो गए, 46। और 46 में 2 का भाग लगाऊंगा, मतलब औसत निकालूंगा तो कितना आएगा, 23। तो आपके डोबे राइनर ये बताया था, अगर हम तत्वों को पहले इस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, पहला तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत लेंगे तो दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर आता था। लेकिन दोस्तों डोबे राइनर ने सिर्फ 3 ही त्रिक बना पाए थे, और 3 त्रिक के बाद इनका नियम था वो दोस्तों फेल हो गया था। तो ये आपसे पूछा है कितने त्रिक बना पाए थे, 3। और दोस्तों अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं फ्री PDF पाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक परचेज नहीं किया तो आप चाहे टेक्स्ट बुक परचेज कर लो, चाहे आप टॉप रैंक का परचेज करेंगे, अगर आप मेरे लिंक से परचेज करेंगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट और मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। चले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।